दोस्तों पहले एक वीडियो बनाया था, इसी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स वर्सेस उमा देवी की जजमेंट के ऊपर था, जिसमें ये था टॉपिक कि क्या कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कर्मचारी नियमितीकरण का दावा कर सकता है। तो मींस जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या वो रेगुलराइजेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कई जो सवाल वगैरह लोगों ने पूछे थे और प्रश्न वगैरह जो अपनी जागरूकता के लिए कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ ग्रीवियंसेस भी थी इन लोगों की। तो उन ग्रीवियंसेस को लिए एक ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो कोई अडॉक एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, कई सालों से काम कर रहा है, तो क्या उनको रेगुलराइजेशन किया जा सकता है। तो ये सारा इसका जो जवाब था मैंने उसी वीडियो में दे दिया गया था। और लेकिन अब इस वीडियो का बनाने का टॉपिक ये था कि दो संस्थाएं, दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं, दोनों स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आती हैं, तो उन दोनों संस्थाओं के अलग अलग मापदंड क्यों। तो इस वीडियो में हम उस बात का चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस जान लेते हैं कि उमा देवी की जजमेंट क्या कहती थी। उमा देवी की जजमेंट के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, उमा देवी की जजमेंट पे हमने जैसे डिस्कस किया था, ये जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी की 10 अप्रैल 2006 में, जिसमें जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और उमा देवी को रिस्पोंडेंट बनाया गया था एंड अदर्स को, उमा देवी एंड अदर्स को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था, डायरेक्शंस भी इशू किए थे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी, जो कि सारी जो कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि 5 बेंचेस की जो जजमेंट है। तो उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 44 पे अगर हम देखें तो ये बताया था कि जो अडॉक एम्प्लॉय हैं या टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं, मींस बिना सिलेक्शन के कई सालों से काम कर रहे हैं। तो देखिए, आई कंटेंट्स को देखते हैं पहले कि जो इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जो कि एक्सप्लेन की गई थी, एक सो एंड सो जजमेंट थी, मींस एक्सप्लेन किया गया था, एक जजमेंट्स के नाम बताए हैं उन्होंने, और जो पैरा नंबर 15 के ऊपर, जिसमें ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं जो कि जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया गया था कि जो एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यू करते हैं कई 10 साल से अबव, 10 साल या 10 साल से अबव, बिना किसी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स के। तो क्वेश्चन ये था कि क्या उन व्यक्तियों को रेगुलराइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया था कि जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने बताया था कि उनका वो स्टेप्स ले रहे हैं कि रेगुलराइज एज ए वन टाइम मेजर के तौर पे उनको कर देना चाहिए, जो 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से 10 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सर्विसेज ऑफ इरेगुलर अपॉइंटेड, जो कि 10 साल या उससे ज़्यादा सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ऑर्डर या कोर्ट के ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं आ रहे। और फिर फर्दर उन्होंने इंश्योर किया कि जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वैकेंट सैंक्शन पोस्ट के से ही भरी जाएंगी, और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ जो डेली वेजेस हैं जो कि एम्प्लॉयड है, लेकिन जब प्रोसेस जो है, अब यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जो प्रोसेस जो है वो 6 मंथ्स के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम दिस डेट। तो ये जजमेंट आई थी 10 अप्रैल 2006 की। तो टाइम पीरियड जो दिया था कि उस दौरान, जिस दौरान भी जो अडॉक एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है 10 साल से, ये 10 साल या 10 साल से ज़्यादा में काम कर रहे हैं, तो उनको एज ए वन टाइम मैयर के तौर पे रेगुलराइज कर देना चाहिए। और ये अवधि जो दी थी वो सिर्फ 6 महीने की दी थी। उस दौरान अगर किसी व्यक्ति के 10 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो एज पर जो डायरेक्शंस हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगे। तो और अगर जजमेंट के बाद 2-3 साल के बाद 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर भी, क्योंकि 6 मंथ्स का जो टाइम था वो यहाँ पर जजमेंट में साथ साथ क्लेरिफाई कर दिया था। तो अब यहाँ पर बताया था कि साथ में ये भी क्लेरिफाई कर दिया था कि जो रेगुलराइजेशन जो ऑलरेडी मेड हो चुके हैं और सब जो डाइस है, तो उसको रीओपन नहीं किया जाएगा इस जजमेंट के आधार पे। तो मींस 2006 से पहले के जो समय के बारे में बताया गया था। और तो ये कहा था कि जो फर्दर साथ में ये भी कह दिया था कि कोई फर्दर बाईपासिंग नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट में, और रेगुलराइजेशन ऑफ द मेकिंग द परमानेंट, और जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंगली ही बाकी सबको रेगुलराइजेशन जो है वो होगा। तो मींस एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, जब भी कोई पोस्ट निकलेगी तो उसका एक प्रॉपर जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी स्टेट के अंदर जो काम कर रही हैं संस्थाएं हैं, उनको पहले एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, और एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अगर उनकी क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस में चयन होंगे, सिलेक्ट होंगे, तभी वो ड्यूली मींस अपॉइंटेड माने जाएंगे जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में, जो साथ में कोर्ट ने कह दिया था कि बाईपास नहीं कर पाएंगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के। तो ये थी, देखो ये तो थी जजमेंट। अब
ये जजमेंट आने के बाद अभी कई संस्थाएं हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, तो ये इनकी एक संस्था है। देखिए इनकी जो वेबसाइट है और एक PGIMER जो संस्था है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों भारत सरकार के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मींस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये दोनों संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। और क्योंकि ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस हैं, अब सवाल ये उठता है कि जो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी की जजमेंट आ गई थी, उसके बाद भी यहाँ पर कई एम्प्लॉयज थे जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पे काम कर रहे थे, ग्रुप ए बी सी जो डी की पोस्ट पे जो काम कर रहे थे, तो उन एम्प्लॉयज का क्या बना। तो यहाँ पर एक PGIMER का एक नोटिफिकेशन आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ये देखिए ME सेक्शन 2 का है, तो ये जो एक लेटर आया था, ये DOPT के पास भेजा गया था। पहले PGIMER जो थी संस्था थी, वहाँ के जो अडॉक एम्प्लॉयज थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में, जो अडॉक में जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी रेगुलराइजेशन के लिए अपना रिक्वेस्ट या क्लेम था वो दिया था। तो मिनिस्ट्री ने उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो DOPT के पास भेजी थी, लेकिन DOPT ने, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कहते हैं, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये थे PGIMER का जो स्टेटस बताया जा रहा है इसमें। ये आप यहाँ पर देखिए, ये लेटर क्या बताता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये लेटर था, ये डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को दिया था। लेटर की तारीख देखिए 29 अप्रैल 2013 को। तो यहाँ पर बताया था रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन अडॉक बेसिस। लेटर का टॉपिक ये था कि जो रेगुलराइजेशन जो है, जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं अडॉक बेसिस पे। अब यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर ऑफ PGIMER को ये कॉरेस्पॉन्डेंस की, उसमें कहा था कि जो उनका जो लेटर आया था, जो मीन्स PGIMER ने जो लेटर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा था, तो उसमें कहा था कि ये वो जो उनका जो लेटर था वो मीन्स नोट्स के साथ DOPT के पास भेज दिया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के पास भेज दिया था। अब DOPT का जो इंटरप्रिटेशन मीन्स जो ऑर्डर दिया था, वो उस ऑर्डर के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर इस लेटर पे दे दिए गए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लेटर को ये PGIMER के पास भेज दिया था, चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पर। उसके कंटेंट्स क्या थे DOPT के, उसमें ये बताया गया था कि ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो एज पर ऑलरेडी स्टैंड एडवाइस द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड सो एंड सो 1986 का था, उसमें ये बताया गया था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो ही एक मेथड होगा अपॉइंटमेंट का, जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर बताया गया है। और ऐसे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं ताकि ट्रांसफर या डेपुटेशन पे दिए जा सके फॉर अल्टरनेटिव मेथड, ताकि शॉर्ट टर्म वैकेंसीज होती हैं इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में। तो मीन्स इन्होंने बताया कि जैसे कोई डेपुटेशन में कोई पोस्ट होती है तो ट्रांसफर करने के लिए तो उन व्यक्तियों को जो भेजा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग में ये बताया। फिर पैरा नंबर 4 पे ये कंटेंट्स ये थे कि इंस्टेंट अडॉक अपॉइंटमेंट जो है वो हैज बीन मेड इलीगली, तो कोई रेगुलर वैकेंसीज नहीं होती हैं उस वैकेंसीज में। और ये भी नोट किया गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी में क्लैरिफाई कर दिया था कि जो भी अपॉइंटमेंट है, अगर वो इन्फ्रैक्शन ऑफ रूल्स मींस रूल्स के अगेंस्ट में जाएगी या फिर वायलेशन होगा किसी भी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इलीगलिटी कैन नॉट बी रेगुलराइज। तो ऐसी जो पोस्टें हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता जो रूल्स के अगेंस्ट में अगर भरी जाएंगी या फिर वायलेशन होगा। तो यहाँ पर ऐसे साथ में बताया कि सब कुछ ये इंटीमेट कर दिया था मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को। उनके डिपार्टमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम आया था 23 जुलाई 2001 का। इन केस ऑफ एक जजमेंट आई थी RN नंजुनदप्पा वर्सेस TH जो एक जजमेंट थी एंड अदर्स, और यहाँ पर AIR 1972 की थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि रेगुलराइजेशन जो है वो एक मोड ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। रेगुलराइज करना एक किसी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर कोई भी एक्सिक्यूटिव पावर जो गवर्नमेंट को दी जाएगी तो वो ओवरराइड नहीं कर सकती है रूल्स को, आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो जितनी सिमिलरली जजमेंट्स भी थी रेगुलराइजेशन की, उसमें भी ये सब कोट किया था, वो अपने ऑफिस मेमोरेंडम में बता चुके थे पहले से। अब उसका कंटिन्यूशन में बताया, तो साथ में बताया कि कोई भी मेरिट नहीं बनता प्रपोजल ऑफ द रेगुलराइजेशन ऑफ द अडॉक एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर देखो DOPT ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि उनका कोई जो प्रपोजल था तो उसमें कोई मेरिट नहीं पाया गया कि जो अडॉक एम्प्लॉयज जो हैं PGIMER में काम करते हैं, तो उनके लेटर में जो कोई भी मेरिट नहीं पाई गई, तो इसलिए उनकी जो रेगुलराइजेशन का क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया था DOPT ने। वही DOPT का जो ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो
डायरेक्टर PGIMER को, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनको दे दिया था। तो ये था लेटर। अब हम चलते हैं एम्स के लेटर पे। तो देखिए अब क्या हुआ था कि एम्स में 2014 का ये लेटर था। तो ये लेटर नहीं है, ये आइटम नंबर GB 150/10 का है। ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी गवर्निंग बॉडी की। तो उसमें बताया था कि टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रुप B and C एम्प्लॉयज जो अडॉक बेसिस पे एम्स में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि डिप्टी डायरेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये एम्स की बात की जा रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रपोजल है रेगुलराइजेशन ऑफ अडॉक एम्प्लॉयज का, जो कि प्रेजेंट डिमांड है, जो कि निकल के आई है, जो प्रेसिंग डिमांड की कई सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज जो इंस्टीट्यूट है जो अडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं काफी समय से, और लॉन्ग पेंडिंग इश्यू है। तो ये नोटिस गवर्निंग बॉडी जो GB मतलब गवर्निंग बॉडी के नोटिस में लाया गया था। और ये ये पहले भी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के सामने, SFC मींस स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के सामने लाया गया था, एज वेल एज द गवर्निंग बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी ने ये डिसाइड किया था कि जो एम्प्लॉयज जो हैं उनको रिलैक्सेशन एज में दे दिया जाए, लेकिन उनको प्रेस्क्राइब सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाए कि वो रिस्पेक्टिव पोस्ट के अगेंस्ट में अगर वो रेगुलराइज होना चाहते हैं तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि गवर्निंग बॉडी ने ये वो कहा था, मान लीजिए कोई अडॉक एम्प्लॉय है, कई सालों से काम कर रहा है, किसी पोस्ट की जो एज है वो 30 या 32 साल जो भी होती है, वो एज एक्सपायर्ड हो, मीन्स 10-12 साल से काम कर रहा है, तो नेचुरली जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मीन्स लैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा था उनको जो एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए कि उनको पार्टिसिपेट, जब वो सिलेक्शन में चयन होंगे तभी उनको रेगुलराइज हो पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने गवर्निंग बॉडी का ये जो पॉइंट था वो रेज किया था। अब यहाँ पर बताया कि इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्निंग बॉडी, लेकिन सेड एम्प्लॉयज हैव गॉन टू कैट। अब देखिए उस जो प्रपोजल दिया था, जो गवर्निंग बॉडी ने जो बताया था कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो एम्प्लॉयज थे वो कैट में चले गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चले गए थे। अब वहां से स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स मींस स्टे ऑर्डर ले आए थे। तो और इससे क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस जो है रुक गया था। तो मींस जो एम्प्लॉयज थे वो कैट में चले गए और उनसे की कहा एज रिलैक्सेशन के पार्ट को भी सेटिस्फाइड हुए, इससे सिलेक्शन प्रोसेस रुक गया। तो अब यहाँ पर बताया कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बताया देयरफॉर द इंस्टीट्यूट ने प्रपोजल दिया है कि रेगुलराइज कर दिया जाए अडॉक एम्प्लॉय को फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द GB। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ने प्रपोजल दिया था। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रपोजल को स्ट्रांगली एंड वॉसिफियसली सपोर्ट किया था श्रीमती जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, ऑनरेबल जो मेंबर थे श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती मोतीलाल वोरा एंड अदर मेंबर्स। तो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स थे उन सब ने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर बताया श्रीमती सुषमा स्वराज ने इन्फॉर्म किया कि एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे हैड बीन शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट as those of the regular employees of the institute। तो मैनी एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑलरेडी 40 से 45 साल के में हो चुके हैं और कई जो एम्प्लॉयज हैं वो सोल बेड अर्नर्स हैं ऑफ द फैमिली। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनकी जो सर्विसेज हैं, अगर इस समय अगर उनको छोड़ दिया जाएगा, मीन्स निकाल दिया जाएगा एडवांस स्टेज में, तो ये काफी इनह्यूमन होगा। तो बात तो उन्होंने सही बताई थी, लेकिन साथ में श्री मोतीलाल वोरा ने भी ये कहा कि अडॉक एम्प्लॉयज जो हैं वो भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट में। और उन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि जो रेगुलराइजेशन ऑफ द सर्विसेज है उनको उनके जो अडॉक एम्प्लॉयज है उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये जो डिप्टी डायरेक्टर है जो थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने ये लिखा है कि श्री, अब यहाँ पोस्ट नहीं, डेजिग्नेशन नहीं मेंशन है, लेकिन मैं जो लिखा हुआ है मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर देता हूँ। श्री संदीप नायक इन्फॉर्म्ड कि एक लिटिगेशन थी ऑनरेबल कैट में फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दिस अडॉक एम्प्लॉयज, और उन्होंने कहा कि अ केस ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ अडॉक एम्प्लॉयज वर्किंग इन PGIMER वाज रेफर्ड टू द DOPT वाज टर्न डाउन। देखिए उसी लेटर का जिक्र किया है। पहले जो DOPT में PGIMER जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च का जो लेटर था, DOPT ने टर्न डाउन कर दिया था। तो यहाँ पर भी रेज किया गया कि वो लेटर को जो था उनकी जो रिलीफ मांगी गई थी वो ऑलरेडी टर्न डाउन की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये बताया कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि
द सर्विसेज ऑफ दीज एडॉक एम्प्लॉइज वर रेगुलराइज, तो लिटिगेशन जो पेंडिंग जो है कैट में वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस जो मीटिंग में हुई थी उसमें जो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का जो जजमेंट थी उसके बारे में कुछ भी इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो रिस्पॉन्ड किया गया लेटर में जो पॉइंट रेज किया था रेगुलराइजेशन कैट में पेंडिंग है तो रेगुलराइजेशन का, तो उस पर इसने यहाँ तक ही सीमित रखा कि अगर वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा तो उनकी जो केस है वो जो ऑटोमेटिकली जो डिस्प्यूट है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। डीओपीटी में जो पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में जो उनका जो प्रपोजल था वो टर्न डाउन कर दिया, उसके ऊपर मींस उसको नहीं इसमें कंसिडर किया गया, और यहाँ पर बताया कि जो अडॉक एम्प्लॉयज थे जो रेगुलराइज हैं, और इसमें क्लेरिफाई कर दिया जाता है 193 सच अडॉक एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं अडॉक बेसिस पे, और उनकी जो सर्विसेज है 10 से 15 साल तक वो काम कर चुके हैं। तो एनेक्शा A1 था, उनका सारा नाम बताए गए थे अडॉक एम्प्लॉयज जो थे, और बी और सी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज थे उनको गवर्निंग बॉडी ने अप्रूव कर दिया और उनके ऑर्डर के बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने उनको रेगुलराइज कर दिया था। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्यों दो संस्थाएं हैं, दोनों संस्था में एक संस्था जो है वो रेगुलराइजेशन करने से मना कर रही है, और उसमें कहा कि स्टेट ऑफ कर्नाटका उमा देवी की जजमेंट और दूसरी जजमेंट के बेसिस पे जो है जो अडॉक एम्प्लॉयज है उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, दूसरी इंस्टीट्यूट है वो इनको रेगुलराइज कर रहा है अडॉक एम्प्लॉयज को। तो यहाँ से साफ लग रहा है कि दोनों संस्थाओं ने अपने अपने मापदंड है वो जो यूज किए हैं। और अब पहली चीज तो ये, हम किसी को एडवोकेसी नहीं करते कि रेगुलराइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है अडॉक पे किसी भी एम्प्लॉय को आप रख रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट में किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, उनको जल्द से जल्द या तो उस जो पोस्ट को जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जल्द से जल्द उस पोस्ट को सिलेक्शन के जरिए उसको फिल कर देना चाहिए। किसी भी अडॉक एम्प्लॉय को इतने सालों तक काम करवाना और उसको मिडिल एज पे निकाल देना भी इनह्यूमन माना जाएगा। तो क्योंकि अभी इसके लिए ये जो मेरे कमेंट्स हैं, डीओपीटी ने भी एक कमेंट है उससे भी आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ये था, डीओपीटी का एक जो सर्कुलर था वो 24 जुलाई 1986 का सर्कुलर है, उस डीओपीटी ने भी साफ क्लेरिफाई कर दिया था कि अगर अडॉक एम्प्लॉय जो है वो उसको 1 साल से अवधि से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर अडॉक एम्प्लॉय जो है ब्रीफ पीरियड के लिए लिया गया, लेकिन फॉर सम रीजंस अगर अडॉक एम्प्लॉय है रेयरली कंटिन्यू मींस कुछ कारणों से अगर रेयरली कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हो जाता है, तो अडॉक एम्प्लॉय जो है उनको सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट, जो लीव्स के जो सारे बेनिफिट है वो मिलने चाहिए, जो कि टेम्परेरी एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं अंडर CCS लीव रूल 1972 फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल अपॉइंटमेंट। तो ये जरूर गवर्नमेंट की तरफ से जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनमें जरूर लैप्सेस हुए हैं कि क्योंकि एम्प्लॉय को इतने साल तक काम करवाया जा रहा है, और बाद में जब मिडिल एज आती है तो फिर या तो पोस्ट को इमीडिएटली फिलअप किया जाए, क्योंकि अब उनको ज्यादा समय तक काम करवाना और बीच में मिडिल स्टेज में निकालना उसे इनह्यूमन माना जाएगा। तो आपकी इसमें क्या राय है, तो जरूर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका मेंशन कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।